हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष अकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको कराया था वैदिक एज और आज हम करेंगे लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल। तो आर्य लोग भारत में आए थे, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से आए थे। ये दो शाखाओं में बंट गए थे, एक इनकी पूर्वी शाखा और एक इनकी पश्चिमी शाखा। जो पूर्वी शाखा वो ईरान में थी और जो पश्चिमी शाखा वो यूरोप की तरफ निकल गए थे, ईरान की तरफ आकर ये बसे थे। या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये सेटल कहाँ हुए थे, तो ये सेटल हुए थे सप्त सैंधव प्रदेश। और जो सप्त सैंधव प्रदेश है वो 5 तो पंजाब की नदियाँ पड़ती हैं, एक सिंधु नदी है और जो सेकंड पड़ती है वो कौन सी है? सरस्वती नदी। तो इस क्षेत्र में आकर बस गए थे। धीरे धीरे ये लोग यूपी की तरफ गए, यानी कि गंगा यमुना का जो दुआब क्षेत्र है वहाँ पे जाके बसे और वहाँ से पंजाब में कुछ पंजाब में बसे और कुछ बिहार की तरफ चले गए। धीरे धीरे ये सेटल होते चले गए। तो आगे हम करते हैं उत्तर वैदिक एज की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में और धर्म के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 BC माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को बच्चों आयरन एज भी बोला जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइम में क्योंकि लोहे की खोज हुई थी इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आयरन एज। और लोहे की खोज होने के कारण इस टाइम में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे सेटल होते चले गए। तो बात करते हैं सबसे पहले आर्यों की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। पॉलिटिकल लाइफ की बात करें अगर बच्चों, जैसे मैंने वैदिक एज में बताया था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार मिलकर ग्राम बनाता था और ग्राम से मिलकर विश्व बनता था, विश्व से मिलकर जन या राष्ट्र बनता था और जन या राष्ट्र का जो नेता होता था वो राजा कहलाता था। तो उस टाइम में वैदिक एज में राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, राजा का चुनाव किया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल में इनकी पॉलिटिकल लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस होना स्टार्ट हुए। तो राजा का पद की अगर हम बात करें, राजा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था और राजा इस टाइम में निरंकुश हो गया था, यानी कि राजा के ऊपर कोई ज़्यादा किसी का नियंत्रण नहीं रहा था। और राजा का पद वंशानुगत होने के कारण राजा की इम्पोर्टेंस बढ़ी, राजा का महत्व बढ़ा और राजा की शक्ति भी बढ़ी। क्योंकि वंशानुगत पद हो गया था, राजा की इम्पोर्टेंस बढ़ गई और राजा की शक्ति भी बढ़ी, राजा की पावर्स में वृद्धि हुई। उसके बाद जैसे वैदिक एज में राजा का चुनाव किया जाता था, किसके द्वारा? सभा और समिति द्वारा। तो यहाँ पे राजा की पावर बढ़ने के कारण, राजा के इम्पोर्टेंस बढ़ने के कारण सभा और समिति, सभा व समिति का महत्व कम हो गया। सभा और समिति जो राजा को चुनने वाली संस्थाएं थी, राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी, यहाँ पे उनका महत्व कम हो गया और राजा की जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इस टाइम में जन शब्द विस्तृत हुआ, यानी कि जो जन शब्द है उसका आकार बड़ा हो गया था और जन से क्या बन गया आगे चल के? जनपद, और फिर आगे चलकर महाजनपद। इस तरह से जन का आकार बढ़ा, जन से बना फिर जनपद और जनपद से फिर आगे चलकर महाजनपद। जैसे हमने हिस्ट्री में करते हैं मगध जनपद, वैशाली जनपद, ये सारे आगे चलकर महाजनपद बने। नेक्स्ट है न्याय व सेना। न्याय व सेना, क्योंकि राजा निरंकुश था और राजा का पद वंशानुगत था, तो न्याय और सेना के ऊपर किसका नियंत्रण हो गया? राजा का। इन दोनों के ऊपर जो नियंत्रण था वो राजा का। वैसे जो सेना होती थी उस टाइम में कोई स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी, छोटे छोटे कबीलों द्वारा सेनाएं रखी जाती थी जिसके ऊपर राजा का कंट्रोल होता था। तो ये थी बच्चों उत्तर वैदिक काल की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में, उस टाइम की इकोनॉमी के बारे में। तो बच्चों जैसे उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, लोहे की खोज के कारण इस टाइम में कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसकी वजह से? लोहे की खोज के कारण। और एक जो आर्य लोग थे वो कहाँ पे आके धीरे धीरे सेटल हो गए थे? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसकी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। आज भी जो है
इसकी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से आर्य लोग यहाँ पर आके धीरे धीरे सेटल हो गए। और इनका प्रमुख व्यवसाय, अगर मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं, मुख्य व्यवसाय कृषि, मुख्य व्यवसाय कृषि था। और प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें, गेहूं, चावल, जौ, रागी, बहुत सारी आगे जो फसलें थी इंपॉर्टेंट, ये उगाने लगे थे। ये तो था इनका मुख्य व्यवसाय। कृषि के बाद जो इनके सेकंड मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन। पशुपालन इनका सेकंड पे आता है। जो प्राइमरी इनकी एक्टिविटी थी वो कौन सी थी? कृषि। कृषि के बाद इनका जो मेन व्यवसाय था वो क्या था? वो पशुपालन था। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्य लोग क्या करेंसी का यूज करते थे? तो ये लोग करेंसी का यूज नहीं करते थे। करेंसी का यूज नहीं था उस टाइम में, क्योंकि ये लोग किसका यूज करते थे? बार्टर सिस्टम का। बार्टर यानी कि वस्तु विनिमय। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम किसे बोला जाता है? जब वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है उसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आर्यों का जो मुख्य पशु था वो कौन था? आर्यों का मुख्य पशु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मुख्य पशु गाय। गाय इनका मुख्य पशु था, क्योंकि जिसके पास बहुत ज़्यादा गाय हुआ करती थी, वैदिक काल की बात लगा लो या फिर उत्तर वैदिक काल की, तो वो उतना ही धनी माना जाता था, उतना ही वेल्दी माना जाता था। जो गाय थी मुख्य पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? अगर प्रिय पशु की बात करते हैं, प्रिय पशु घोड़ा था और मुख्य पशु गाय थी। दोनों याद रखना, अगर मुख्य पशु की बात आए तो गाय और अगर प्रिय पशु की बात आए तो घोड़ा। तो ये थी बच्चों आर्यों की इकोनॉमिकल लाइफ या फिर उनकी आर्थिक जीवन की हम बात करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की सोसाइटी के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल में बच्चों वैदिक काल से काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए सोसाइटी में। जैसे अगर हम वैदिक काल की बात करें, उस टाइम में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण, वैसे जो वर्ण शब्द है, वर्ण का मीनिंग क्या होता है? रंग। वर्ण का मीनिंग रंग होता है। रंग के आधार पर जो समाज था, सोसाइटी थी, वो 4 पार्ट्स में बांट दी गई थी। यानी जो वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम में, वर्ण का मीनिंग रंग होता है, उसके आधार पर जो सोसाइटी थी वो 4 भागों में बांट दी गई। वैसे एक बात ये भी मानी जाती है बच्चों कि जैसे उत्तर वैदिक काल में जैसे लोगों ने अपने जो जो व्यवसाय अपनाए, क्योंकि कहते हैं कि पहले इन्होंने अपने व्यवसाय अपनाए, व्यवसाय के आधार पे इनकी जो वर्ण व्यवस्था वो बनती चली गई। जैसे अगर कोई पूजा पाठ का काम करता था, ठीक है, वेदों को पढ़ता था, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? वो ब्राह्मण बन गया। उसके बाद जैसे लोगों की जो रक्षा का काम करता था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा और आप इसके बदले मुझे अनाज या कुछ भी वो देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो किस में आ गए? वो क्षत्रिय में आ गए। नंबर पे वैश्य आते हैं। तो जैसे वो लोग कृषि का काम करते थे, व्यापार करते थे, अपने सामान को जैसे बार्टर सिस्टम से एक दूसरे के साथ चेंज करते थे, कहते हैं कि वो किस में आ गए? वैश्य में आ गए। उसके बाद जो छोटे मोटे काम करते थे समाज में, वो किस में आ गए? वो शूद्र में आ गए। तो कहते हैं कि पहले व्यवसाय बने, पहले इन्होंने अपने अकॉर्डिंग व्यवसाय को बनाया, उसके बाद वर्ण व्यवस्था समाज में आ गई। तो वर्ण व्यवस्था की बात करें, सबसे पहले ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थिति थी वो किनकी थी? वो ब्राह्मणों की थी। और ब्राह्मणों का काम क्या था? ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना और लोगों को वेदों की शिक्षाएं देना या फिर शिक्षा देना। इसलिए जो सोसाइटी में ब्राह्मण थे उनकी जो पोजीशन थी वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे थे, उनकी स्थिति समाज में सर्वोच्च थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रिय जो लोग थे ये क्या करते थे? ये योद्धा लोग थे, लोगों के जैसे छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे उस टाइम में जो सोसाइटी थी। तो ये क्या करते थे? रक्षा करते थे लोगों की। और इस तरह से किस में आ गई? ये
क्षत्रिय में आ गए और इनकी जो पोजीशन थी वो समाज में वो सेकंड पोजीशन मानी जाती थी। थर्ड पोजीशन पे आए वैश्य। थर्ड पोजीशन पे वैश्य आए। वैश्य जो लोग थे इनका क्या काम था, ये कृषि करते थे, व्यापार करते थे, जितने भी हाथ के काम थे जैसे लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, तो ये सारे कौन करते थे, वैश्य लोग करते थे। तो थर्ड में कौन आए, वैश्य आए। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे कौन थे, शूद्र। शूद्र की जो स्थिति थी उस टाइम में समाज में सबसे जो नीचे स्थिति थी, सबसे लोअर जो माने जाते थे वो शूद्र माने जाते थे। और शूद्रों का क्या काम होता था, इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों की सेवा करना। और जो भी समाज के बहुत छोटे काम होते थे वो कौन करते थे, शूद्र करते थे। तो इस तरह से उस टाइम में जो समाज था वो 4 वर्णों में बंट गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में एक गोत्र शब्द आया, ठीक है, गोत्र शब्द आया उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन आता है कि गोत्र शब्द किस काल में उत्पत्ति हुई थी गोत्र शब्द की। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आएगा आपके पास उत्तर वैदिक काल। गोत्र जो था उस टाइम में ये एक समूह था, ये एक तरह का समूह था जो क्या काम करता था, जो गोधन इकट्ठा करता था। ये समूह जो था, ये जो ग्रुप था, गोधन इकट्ठा करता था। और ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, यानी कि ये आपस में मैरिजेस नहीं करते थे, निषेध था, बिल्कुल बैन था। आज के टाइम में भी जो सेम गोत्र होता है उसमें विवाह नहीं होते। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, लेटर वैदिक एज में हुई थी, लेकिन उस टाइम में क्या था, एक समूह था ये जो गोधन इकट्ठा करता था और आपस में इनमें वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। तो ये था गोत्र शब्द के बारे में। उत्तर वैदिक काल में जो मनुष्य का जीवन था, उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया, 4 आश्रमों में बांट दिया मनुष्य के जीवन को। और मनुष्य का जीवन को 100 ईयर्स का मानना है यहाँ पे, कि मनुष्य जो है 100 ईयर्स तक जीवन जीता है, और इसको 4 आश्रमों में बांट दिया। 0 से 25 ईयर्स, 0 to 25 ईयर्स, ये जो था इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम दिया गया। 0 to 25 तक ब्रह्मचार्य आश्रम था। उसके बाद है 25 से 50, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य के जो विवाह संस्कार होता था वो होता था। तो 90 to 75 ईयर्स तक वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम माना गया है। इसमें मनुष्य जो था अपने जितने भी उसके कार्य होते थे उनको संपूर्ण करके, अपनी जो गृहस्थी थी उसके संपूर्ण कार्य करके वन में चला जाता था। तो उसको क्या बोला जाता था, वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि वन में वो निवास करता था। तो नेक्स्ट आता है 75 to 100 ईयर्स तक संन्यास। तो इस तरह से मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बांट दिया था, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्त्रियों की दशा की। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा। तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें बच्चों, वैदिक काल के कंपैरिजन में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में काफ़ी गिरावट आई थी। कैसे, जैसे वैदिक काल में सभा और समिति में स्त्रियों को बैठने की अनुमति थी, लेकिन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति में स्त्रियों को बैठने की अनुमति नहीं थी। तो उनकी जो पोजीशन थी थोड़ी डाउन हुई, किसके कंपैरिजन में, वैदिक काल के। लेकिन इस टाइम की कुछ स्त्रियों के नाम आते हैं जो काफ़ी विदुषी थी, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। ये आपने याद रखना है बच्चों, क्योंकि वैदिक काल की स्त्रियां अलग थी जो विदुषी स्त्रियां थी। यहाँ पे गार्गी और मैत्रेयी जो थी ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में उस टाइम की। तो धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें, रिलीजियस लाइफ में जो मुख्य देवता उत्तर वैदिक काल में, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता कौन था, प्रजापति। जैसे अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो मुख्य देवता था वो इंद्र था, और इंद्र को किसका देवता माना जाता था,
वर्षा का। लेकिन इस टाइम में इंद्र की इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो गई थी और लोगों ने किसे, प्रजापति को मुख्य देवता मानना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि प्रजापति किसका रूप, ब्रह्मा का रूप, जिसने सृष्टि की रचना की है। तो इस टाइम में मुख्य देवता प्रजापति। नेक्स्ट आता है यज्ञ व कर्म कांड। यज्ञ व कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यज्ञ व कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए, किसकी वजह से, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो समाज में सर्वोच्च पोजीशन पे थे, तो अपनी सर्वोच्च पोजीशन को स्थापित करने के लिए यज्ञ और कर्म कांड की उन्होंने इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ा दी थी। उसके बाद राजा, जैसे राज्य विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ करता था। जैसे कोई भी राजा होता था, उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता था, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ। अब देखो यहाँ पे अश्व का मीनिंग घोड़ा। तो राजा क्या करता था, घोड़ा छोड़ा जाता था राजा द्वारा, और अगर कोई भी उस घोड़े को पकड़ता था तो राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा, जब श्री राम राजा बने थे तो घोड़ा छोड़ा था उन्होंने और लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था और फिर युद्ध हुआ था दोनों में। तो यहाँ पे घोड़ा छोड़ा जाता था राजा द्वारा, वो किसका प्रतीक होता था, साम्राज्य विस्तार का। उसके बाद राजा अपनी प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ। अगर क्वेश्चन आता है प्रतिष्ठा के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था, राजसूय यज्ञ, और अगर क्वेश्चन आता है साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था राजा द्वारा, अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट हमारे पास आता है पशुओं के देवता को उत्तर वैदिक काल में क्या बोला जाता था, रुद्र। रुद्र बोला जाता था, पशुओं के देवता था। उसके बाद आगे चल के जो रुद्र थे वो क्या कहलाए, वो शिव भी कहलाए, महेश भी कहलाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है शूद्रों के देवता। शूद्रों के देवता को क्या बोला जाता था, क्योंकि शूद्रों की स्थिति समाज में निमंतर थी, शूद्रों के देवता को पूषण बोला जाता था। तो ये थी बच्चों उत्तर वैदिक काल की धार्मिक लाइफ के बारे में, यानी कि रिलीजियस लाइफ के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उत्तर वैदिक काल के लिटरेचर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।